हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो से आगे की व्याख्या अपन करते हैं और व्याख्या अपनी थी हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय कविता की व्याख्याएं वीडियो में चल रही थी। तो इस वीडियो में भी आगे की व्याख्या करते हैं और अपनी व्याख्या है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्यों जग इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कठिन शब्द है। यत्न होता है उपाय, नादान मूर्ख, नासमझ, दाना बुद्धिमान, मूढ़ मूर्ख। अब व्याख्या करते हैं कि कवि जो है वो कह रहा है कि संसार के सभी लोग परम सत्य को पाने के लिए या आध्यात्मिक सत्य को पाने के लिए नानाविध प्रयत्न करते हैं। नानाविध प्रयत्न करने के बाद भी वो सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अपने आप को इन प्रयत्नों में क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। सांसारिक बातों को जानकर जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता है, लेकिन वह भी सांसारिक ज्ञान जो है वो उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान उसका अधूरा है, उसे आध्यात्मिक सत्य तक नहीं पहुंचाता है। तो जो अपने आप को ज्ञानी मान रहा है वह भी क्या है? आज मूर्ख ही है। तो मूर्ख और जो ज्ञानी दोनों की एक जैसी स्थिति है। ये संसार जो है, संसार के जो प्राणी हैं वह सांसारिक जो ज्ञान है उसको सीखने में लगे हुए हैं। जो ज्ञान अधूरा है, इसलिए इस संसार को मूढ़ न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। कवि आगे कह रहा है कि वह भी जो कुछ आज तक सीखा है उस ज्ञान को भुलाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि यह ज्ञान अधूरा है, उसे परम सत्य तक नहीं पहुंचाता है, उसे आध्यात्मिक सत्य को प्राप्त करने में उसका कोई सहयोग नहीं है। इसलिए जो ज्ञान उसने पाया है उसे भूलने का प्रयत्न वह कर रहा है। तो यहाँ पर विरोधाभास भी आपको स्पष्ट हो रहा है। अब अपन इसके संदर्भ और प्रसंग सहित इसकी व्याख्या को करते हैं। तो संदर्भ जो है और प्रसंग तो सभी व्याख्याओं का एक जैसा होता है, संदर्भ जो है वो अलग अलग होता है। तो देख लेते हैं अपन। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इस अंश में कवि सत्य की खोज में लगे लोगों को नादान कहते हुए ज्ञान के अहंकार से मुक्त होने का संदेश दे रहा है। व्याख्या है। कवि कहता है कि संसार के सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हैं, आध्यात्मिक सत्य की खोज में लगे हैं, परंतु उनके नानाविध प्रयत्न सफल नहीं होते हैं और वे थक हार कर बैठ जाते हैं या फिर यत्न करते करते ही संसार से चले जाते हैं, प्रयत्न करते करते ही संसार से विदा हो जाते हैं। सांसारिक बातों को जानकर ही लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं, परंतु वास्तव में वो अज्ञानी ही है। सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता, सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस बात को जानकर भी लोग अनजान बने हुए हैं। इतने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं, इसीलिए ये लोग मूर्ख हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। यह जानने के बाद मैंने जो कुछ अब तक सीखा है उसे भूलने की चेष्टा कर रहा हूँ, भूलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि यह ज्ञान अधूरा है, मुझे परम सत्य तक नहीं पहुँचा पाता है। अब इस व्याख्या की अपन विशेष देखते हैं। तो विशेष में है, पहला, कवि ने संसार को मूढ़ कहा है। सत्य का साक्षात्कार सच्चे ज्ञान के बिना संभव नहीं है, परंतु ये संसार के लोग सांसारिक ज्ञान में फंसे रहकर ही
सत्य को पाने के सपने देखते हैं, इसलिए संसार को मूढ़ कहा है। तो संसार को मूढ़ क्यों कहा है, इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ आपको मिल जाता है। दाना शब्द नादान का विपरीतार्थक है। नादान नासमझ व्यक्ति को कहा जाता है और दाना बुद्धिमान को। उपयुक्त पद्यांश की भाषा सरल, भावानुकूल, कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। गीत छंद का प्रयोग हुआ है। पूरी की पूरी ये तीसरा जो है सभी व्याख्याओं में सम्मिलित किया जा सकता है। कवि ने लय और तुक का ध्यान रखा है। उपयुक्त काव्यांश में विरोधाभास अलंकार है जो अंतिम पंक्ति में है। अगली व्याख्या अपनी है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो इसमें कठिन शब्द जो है वो अपन देख लेते हैं। नाता, संबंध। बना बना, कल्पना कर करके, जग, संसार, वैभव, संपन्नता या संपत्ति, पग शब्द जो है वो पैर, यही कठिन शब्द हैं। अब अपन इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो कवि जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, कि इस संसार से उसका कोई संबंध नहीं है। संसार का लक्ष्य अलग है और कवि का लक्ष्य अलग है। संसार का लक्ष्य है वैभव संपत्ति को जोड़ना, उसका अत्यधिक इकट्ठा करते जाना, जबकि कवि का लक्ष्य है परम सत्य को प्राप्त करना। इसलिए कवि जो है वो क्या करता है, कवि होने के नाते अपनी कल्पनाओं में नए संसार का निर्माण करता है और उसमें कुछ कमी लगने पर उस संसार को मिटा देता है और पुनः सर्जन करता है। संसार के लोग दिन रात, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, सांसारिक लोग दिन रात इस पृथ्वी के ऊपर धन दौलत, भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी करते रहते हैं। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि वह तो इस वैभवपूर्ण जीवन को, इस भौतिक सुख सुविधाओं को प्रेम पूर्वक ठुकरा सकता है। उन्हें इनसे कोई लगाव नहीं है। वह तो सिर्फ प्रेम के पथ पर ही चलते रहना चाहता है। अब इसकी शानदार प्रसंग और विशेष के साथ अपन व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। कवि अपना तथा संसार का लक्ष्य अलग अलग बता रहा है। उसे सांसारिक वैभव से कोई लगाव नहीं है, जबकि संसार जो है या सांसारिक प्राणी जो है वह वैभव से जुड़ा हुआ है, वैभव को एकत्रित करने में लगा हुआ है। व्याख्या है, कवि कहता है कि इस संसार से उसका कोई संबंध नहीं है। उसके और संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं। कवि सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में लगा है और संसार भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रहण में लीन है। अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में लगा रहता है। कवि होने के नाते वह अपनी कल्पना में अनेक लोकों का निर्माण करता है और उन लोकों को अनुपयुक्त पा करके उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नजर आने पर उसे मिटा देता है। संसार के लोग दिन रात
जिस धरती पर धन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं, उस भौतिक सुखों से पूर्ण धरती से उसे कोई लगाव नहीं है। वह इस वैभव के भूखे सांसारिक जीवन को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर चलते रहना चाहता है। विशेष है, काव्यांश में कवि ने सांसारिक विषयों में अपनी अरुचि और आध्यात्मिक चिंतन के प्रति आकर्षण का संकेत दिया है। भाषा सरल, गहन, गंभीर भावों को व्यक्त करने वाली है और शब्द जो आया है यह अर्थ भिन्नता होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। जग जिस तथा प्रतिपग वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है तथा बना बना कितने जग रोज मिटाता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। अगली व्याख्याएं अगली वीडियो में करेंगे।